This is my fifth video of bookkeeping and accountancy for SYDC students of Maharashtra as per revised syllabus 2021. नाउ स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए थे उसके विनर्स के नाम सुनने के लिए। लेकिन मैं आपको मैं लास्ट के 5 मिनट्स में बताऊंगी, वरना उस एक्साइटमेंट में मैं जो पढ़ाने वाली हूँ उस पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। तो पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो समझाया था वो ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको बताया था और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट हमारा फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ एज वी नो कि ये हमारा पहला फॉर्मेट है आंसर का। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम के चार्ट में भी समझाया था। और वो जो चार्ट है वो आप ज़रूर से आपकी नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखिए, उसे लिख के रखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूर वो आगे हेल्प करेगा जब हम लोग सम सॉल्व करना शुरू करेंगे। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों ओपन करते हैं? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और अ ग्रॉस लॉस ऑफ द फर्म, राइट। नाउ उसमें हम मेनली क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स ना। उसी से रिलेटेड मैंने एक यहाँ पे स्लाइड बनाई है। सो मैं स्टूडेंट्स में जितना कोशिश करती हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल चीज़ों में समझा सकूँ, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ये ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर्स है जहाँ पे हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं जितना हो सकता है उतना आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। ना जो नॉमिनल अकाउंट के दो बैलेंसेस होते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ना जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में भी जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में भी जाता है। और इनकम्स वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। फिलहाल हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। जब मैं P&L वापस इसमें सिखाऊंगी तब मैं वापस ये स्लाइड पे आऊंगी ना। उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, इसका मतलब कि रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ गुड्स। ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो हम सिर्फ गुड्स पे करते हैं उनको तैयार करने के लिए। मीन्स द एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड ऑन गुड्स फॉर मेकिंग इट रेडी फॉर सेल। हम उसको बेचने के लिए तैयार करते हैं। वो जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट इनकम्स मतलब रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ गुड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही मेजर इनकम होती है, दैट इज सेल्स। जो हम गुड्स बेचते हैं उसी से रिलेटेड जो हमें इनकम अर्न होती है उसको बोला जाता है सेल्स। ओके। नाउ यहाँ पे अभी हम लोग फॉर्मेट देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, राइट। अब वो जो फॉर्मेट है आपको नोटबुक में ड्रॉ भी करना है और मैं जैसे जैसे आपको बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आपको नोट भी करना है। ओके। नाउ डेबिट और क्रेडिट कॉर्नर में ज़रूर लिखना है। सेंटर में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखना है। ओके। और जो डेट आएगी वो मेजॉरिटी 31 मार्च की होगी, तो जैसे क्वेश्चन में दिया होगा वैसे हम लिखेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट और रुपीज़ का साइन। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सबसे पहले ऑलवेज क्या रिकॉर्ड करते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। नाउ मैं जैसे जैसे आपको बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करते जाओ, क्योंकि साइमल्टेनियसली आपको मैं टाइप करके दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें दो फॉर्मेट्स कवर करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आएगा टू परचेसेस। मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख के रखा हुआ है और कैसे आप वो फॉर्मेट बनाओगे वो भी आप देखोगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखाती हूँ। जैसे ही इसमें मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। दो अमाउंट के कॉलम्स है, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। इनर कॉलम में हम तब भी लिखेंगे जब उसमें से कोई एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली वो वैल्यू कहाँ पे जाएगा? आउटर कॉलम में जाएगा। उसके बाद ऑलवेज क्या आएगा? परचेसेस। उसमें से परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड या फिर रिटर्न जो हमें क्रेडिट साइड पे दिया होता है, इन तीनों का मतलब होता है परचेज रिटर्न। आपको कोई भी वर्ड दिया हो सकता है तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इसी तरीके से इसको लिख के रखिए। उसके बाद ओके क्या आएगा? वेजेस। वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट वेजेस जिसे प्रोडक्टिव वेजेस भी बोला जाता है, फैक्ट्री वेजेस भी बोला जाता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। ये सारे नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके। ना पहला वर्ड यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज में कंबाइंड हेडिंग दिया है, तो पहला वर्ड वेजेस है तो वो हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा। और अगर पहला वर्ड सैलरीज दिया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही आप आगे इसमें लिखते जाइए, मैं जैसे जैसे आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है ना। अब वापस हम लोग मैं टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्या दिया है? कैरेज इनवर्ड, या फिर कैरेज वर्ड भी दिया हो सकता है, या फिर कैरेज ऑन परचेसेस भी दिया होता है। कैरेज यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हम लोग गुड्स पे इनकर करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेसिंग इट। वैसे ही फ्रेट
या फिर फ्रेट इनवर्ड भी बोला जा सकता है, या फिर फ्रेट ऑन परचेसेस। ये अदर्स नाम भी आप रिकॉर्ड करके रखिए, ताकि आपको वो समझ में आए। कभी भी कोई भी नया नाम आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंडिचर है। डॉक चार्जेस, जब भी हम लोग दूसरे देश में से सामान मंगवाते हैं तो उस वक्त जब पोर्ट पे सामान रहता है, क्लियरेंस तक उसको वहीं पे रखा जाता है, तो वो जो वेयरहाउस में या गोडाउन में वहां पे रखा, उसका जो चार्जेस होता है उसे क्या बोला जाता है? डॉक चार्जेस। देन कस्टम ड्यूटी, अगेन इट इज रिलेटेड टू कस्टम क्लियरेंस, यानी वो बाहर से देश से सामान आया तो यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस में हमें जो ड्यूटी चार्जेस पे करनी पड़ती है उसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। वेजेस का मैं पॉइंट ले चुकी हूँ। देन इम्पोर्ट ड्यूटी भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप ये आगे पीछे, इसलिए मैंने वेजेस को पहले ही ले लिया ताकि कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी कंटिन्यूएशन में आ जाए। टू कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस एंड फ्यूल। ओके, ये सब क्या है? रिसोर्सेस है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मशीनरी टू वर्क। ओके, यानी ये उसके मोशन के लिए, यानी उसको वर्किंग प्रोसेस करने के लिए, मशीनरीज को मेंटेन करने के लिए, ये सब सारी चीज़ों की, और उसे वर्क करने के लिए ये सारे रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ओके, देन रॉयल्टी ऑन परचेज या प्रोडक्शन। नाउ सिर्फ रॉयल्टी वर्ड भी अगर दिया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि रॉयल्टी का मतलब क्या है? जब हम लोग किसी और का बिजनेस आइडिया लेकर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमारे पास कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, तो दूसरे का और एक ओरिजिनल आइडिया है, हमने उसे उधार लेकर यानी कि रेंट पे लेके हम उसका काम कर रहे हैं, तो उसका ओरिजिनल आइडिया है, तो उसको हमें जो चार्जेस देने पड़ेंगे उसको रॉयल्टी बोला जाता है। देन प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, अब फाइनल गुड्स बन गया, ठीक है, तो फाइनल गुड्स जो बना है उसको हमें पैकिंग करना पड़ेगा। ओके, तो पैकिंग चार्जेस को क्या बोला जाएगा? प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। और जो सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस होते हैं, जब हमको सेल के टाइम पे वो जो और पैकिंग करना पड़ता है, वो सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। देन अनलोडिंग चार्जेस यहाँ पे लिखिए, क्योंकि जब भी सामान आया तो उसे उतरवाया, तो वो जो उसको कूली चार्जेस हुए, राइट, उसे अनलोडिंग चार्जेस बोलते हैं, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नाउ फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी पावर की बात हो रही है। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, अगर भाड़े पे फैक्ट्री है तो उसका रेंट यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग में। फैक्ट्री इंश्योरेंस हमने निकलवाया तो वो भी ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। वर्क्स मैनेजर सैलरी का मतलब होता है, वर्क्स का दूसरा नाम है फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री मैनेजर। तो अगर सिर्फ मैनेजर सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन अगर फैक्ट्री मैनेजर सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नाउ क्रेडिट साइड में जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स इज द ओनली इनकम, ठीक है, तो सेल्स यहाँ पे लिखा जाएगा। वैसे ही रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न या रिटर्न विच इज गिवन ऑन द डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड में रिटर्न्स का अमाउंट दिया है तो वो सेल्स रिटर्न है। ओके, ना उसके अलावा अगर बिजनेस में से किसी और कारणों से अगर गुड्स बाहर जाता है तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा, जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, या गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट एंड गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। ये सारी चीज़ें आपको एडजस्टमेंट में दी होगी, और ये मैं आपको एडजस्टमेंट में भी रिपीट करूंगी, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट में उसका एक इफेक्ट आता है, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि ये तो नॉमिनल अकाउंट है, ओके, और ये गुड्स हमने बेचा भी नहीं है, तो ये क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है? अभी फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक के 10,000 प्रोडक्ट्स थे, और परचेज आपने परचेज रॉ मटेरियल जो किया उसमें से आपने और 1,00,000 प्रोडक्ट्स बनाए, तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 1,10,000 प्रोडक्ट्स हो गए। अब उसमें से आपने सिर्फ 90,000 प्रोडक्ट्स सेल किए, तो बाकी के जो प्रोडक्ट्स है 20,000, अब उसमें से कुछ क्या बचा होगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? अनसोल्ड। अभी ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपने जितने मैन्युफैक्चरिंग किया है, जितने आपके पास प्रोडक्ट्स है, वो सारे 31 मार्च को बिक जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो जितना अनसोल्ड गुड्स है वो क्लोजिंग स्टॉक है, और उसके अलावा अगर आपके गुड्स बिजनेस में से बाहर जाते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तभी हमारा यहाँ पे जो 1,10,000 का प्रोडक्ट्स का जो काउंटिंग है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी मैच होगा कि 90,000 हमने बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल के गुड्स लॉस्ट बाय फायर जो है वो 10,000 यूनिट्स हो गए, और क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास 10,000 यूनिट्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तभी बैलेंस क्या होगा? मैच होगा। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक और ये गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स जो चीजें हैं वो एडजस्टमेंट्स में दी होगी। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में दिया होगा नहीं।
जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता स्टॉक है वो हमेशा ओपनिंग स्टॉक रहता है। ओके, देन ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ढूंढने के लिए बनाते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि डेबिट बैलेंस एज पर ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट्स डैश, डेबिट बैलेंस एज पर ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट्स डैश का आंसर क्या आएगा? तो आपके दिमाग में आंसर क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आप सोचते हो कि डेबिट साइड का जो डिफरेंस है वो मैं पूछ रही हूँ। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट साइड में क्या चीजें रिकॉर्ड होती है? एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट कैसे हो सकता है? अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो मुझे क्या इनकर्ड होगा? लॉस। समझ में आया ये आपको? और अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर ट्रेडिंग अकाउंट है यानी मेरी इनकम ज्यादा है तो मुझे क्या इनकर्ड होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको अच्छे से नोटबुक में नोट करना है। जब आप खुद से लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप अच्छे से याद रखें तो आपको पीएनएल फॉर्मेट ज्यादा याद रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी नहीं। ओके, अब इसमें जो नीचे पॉइंट दिया है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर वेजेस पहले आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और अगर सैलरीज पहले आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा ना। आगे मैं बात करती हूँ फॉर्मेट्स के टूवर्ड्स, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो भी कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की वजह भी क्या होती है? टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ओके, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिकॉर्ड होता है उसके लिए भी मैंने आपके लिए वो स्लाइड जो बनाई थी तो हम लोग आज यहाँ पे रिपीट करते हैं ना। जो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जाता है, उसमें हम कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, जो किससे रिलेटेड होते हैं? रिलेटेड टू इंक्रीज द सेल ऑफ गुड्स, या जिसे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। अभी आप लोगों ने जो गुड्स बना दिए, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, तभी आप क्या करोगे? जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? सर पे लाद के गली गली घूमेगा और बेचेगा गुड्स, या फिर उसे एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, एक प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट चाहिए कि जिसके थ्रू वो अपना गुड्स जो है वो मार्केट तक पहुंचाए। अब वो अपना गुड्स मार्केट तक कैसे पहुंचाएगा? तो उसे बहुत अलग अलग 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ऑफिस, यानी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी क्या होता है कि जो ऑफिस में एम्प्लॉयज़ लेकर काम करके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जिसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है जो बिलिंग फाइलिंग अलग अलग चीज़ों का काम करते हैं। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी होता है, तो जिसमें सेल्समैन होते हैं जो ऑर्डर्स लेके आते हैं, मार्केट में फील्ड वर्क करते हैं। तो ये सब चीज़ों का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होता है वो गुड्स क्या करता है? वेयरहाउस से लेकर मार्केट तक पहुंचाने का काम करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमें चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि यानी जो हमें हेल्प करे, जो हमने फाइनेंशियल लोन्स लिए हैं, अब यानी जहाँ से पैसा लिया है तो उसके भी हमें कुछ चार्जेस तो लगेंगे ही, जैसे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पे, ओके, या फिर हम बैंक चार्जेस पे कर रहे हैं, या इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर रहे हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। या हमें जो बैड डेट्स इनकर होता है वो भी हमारा क्या है? फाइनेंशियल लॉस है या एक्सपेंस है। तो हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये ऐसी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। आपको ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम जो सामान बेचेंगे उसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करेगी। ठीक है, हमें जो सेल्स करना है तो सेल्स के लिए कौन हेल्प करेगा? हमें सेल्स टीम हेल्प करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन टीम हेल्प करेगी। ओके, और ये सब जो खर्चा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने जो फाइनेंस पुटअप किया है तो उसका भी हमें एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा। वैसे ही इनकम्स एंड गेन्स जो होते हैं वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं, जो किससे रिलेटेड होती है? अदर सोर्सेज से, यानी कि हमें जिससे इंटरेस्ट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, यानी कि वो प्योरली डायरेक्ट इनकम नहीं है। प्योर डायरेक्ट इनकम बिजनेस का सिर्फ एक ही होता है, दैट इज सेल्स। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमें इनकम जनरेट होती है उसे अदर सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस के पास एक्स्ट्रा पैसा था, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उससे इंटरेस्ट मिला। तो ये सारे अदर सोर्स ऑफ इनकम्स जो होते हैं वो अभी हम लोग फॉर्मेट पे देखेंगे। ठीक है, सो फॉर्मेट्स के टूवर्ड्स बढ़ते हैं।
यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हम लोग देखेंगे। फॉर्मेट हमारा हमें पता है कि कॉर्नर में DR और CR लिखना है। ओके, सेंटर में हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट कॉलम्स बनेंगे, एक इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, सैलरीज, राइट। सो सैलरीज है और सैलरीज एंड वेजेस है। तो यहाँ पे पहला वर्ड सैलरीज है तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, दैट इज अनप्रोडक्टिव वेजेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको क्या दिखाया था कि आपको क्या लिखना है, वहाँ पे डायरेक्ट वेजेस लिखना है और प्रोडक्टिव वेजेस लिखना है। ओके, तो प्रोडक्टिव और डायरेक्ट वेजेस गुड्स से रिलेटेड होते हैं, जबकि अनप्रोडक्टिव वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में रिलेटेड होते हैं। अब आप सोचोगे कि वेजेस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जो गुड्स बन गया, जैसे मैंने आपको बोला कि जो प्रोडक्ट है वो फाइनली बन गया है। ओके, तो जो पैकिंग चार्जेस है वो तो हमने ट्रेडिंग में डाल दिया है, लेकिन वो पैकिंग करेगा कौन, तो उसके लिए तो हम लोग कोई MBA CA या CS को तो नहीं बुलाएंगे, अगेन वर्कर्स ही काम करेंगे। लेकिन उनका जो काम है उससे कोई प्रोडक्ट में एड ऑन वैल्यू नहीं होता, यानी अभी तो प्रोडक्ट तो बन चुका है, तो अभी हम लोग सिर्फ उसको पैकिंग करने का काम करवा रहे हैं वर्कर्स से, तो उसके लिए हमें उनको वेजेस पे करना पड़ेगा। तो उसे क्या बोला जाएगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस या फिर इनडायरेक्ट वेजेस। फिर रेंट एंड रेट्स, जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे फैक्ट्री वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, इंश्योरेंस में भी देखिए फैक्ट्री वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो जब भी फैक्ट्री वर्ड यूज़ नहीं होता है तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वर्ड दिया है या लाइटिंग वर्ड दिया है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे लाइटिंग वर्ड नहीं आ सकता अगर ऑफिस लाइटिंग बोला है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लाइटिंग देखोगे तो लाइटिंग में आपको क्या याद रहेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में ही डालना है। यहाँ पे आपको सिर्फ कौन से वर्ड पे फोकस करना है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पे लाइटिंग वर्ड आएगा नहीं। ओके, आई विल जस्ट स्ट्राइक इट सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको इसको नहीं करना है, ठीक है। ओके, अभी टेलीफोन, पोस्टेज चार्जेस, ये हम लोगों ने सब देखा है कि ऑफिस के खर्चे होते हैं, राइट। देन उसके अलावा क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। ओके, लोडिंग चार्जेस, हम डेप्रिसिएशन वाली चीज़ें भी लास्ट ईयर कर चुके हैं और ये एडजस्टमेंट में भी हम वापस करेंगे। देन यहाँ पे लोडिंग चार्जेस है, वहाँ पे क्या था, अनलोडिंग चार्जेस था। तो यहाँ पे लोडिंग, जब हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो सामान हमने ट्रक में भरवाया, तो उसके लिए हमने जो चार्जेस पे किए, कूली चार्जेस दिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, लोडिंग चार्जेस। ऑडिट फीस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स, रिन्यूअल, मेंटेनेंस, यानी जो रेगुलर रिपेयर, रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। अगर हमने इंटरेस्ट पे करना है लोन पे तो वी आर पेइंग इट, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे आएगा सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओके, एंड कन्वेयंस। नाउ कन्वेयंस क्या होता है, अभी ट्रैवलिंग तो होता ही है तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस भी हो सकता है साथ में। कन्वेयंस का मतलब होता है कि जब भी आपको महीने का एक साथ लमसम अमाउंट दे दिया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, कन्वेयंस अमाउंट। फिर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एंड लॉस इन एक्सीडेंट। अभी हम लोगों ने देखा था कि गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट या गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, वो सब कहाँ पे हमको दिखाया था, ट्रेडिंग में। और बाकी उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। सी स्टूडेंट्स, जब भी अगर हमें गुड्स लॉस्ट होता है तो हमें 2 टाइप के लॉस होते हैं। एक तो हमारे पास से गुड्स भी जाता है और वो गुड्स जो हमने बनाया उसका हमारा जो कॉस्ट लगा, पैसा खर्च हुआ, वो भी गया। तो जो फाइनेंशियल लॉस मैंने बोला कि इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या लॉसेस भी रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए फाइनेंशियल लॉस का जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस में होगा और गुड्स लॉस का जो रिकॉर्डिंग है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, ठीक है। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन नया खरीदा है, ओके, महीने पहले, और अब वो चोरी हो गया, तो आपके पास से मोबाइल तो गया ही। अब आप रोते रोते वो दुकानदार के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मुझे वापस अभी दूसरा दे दो, तो क्या बोलेगा, वापस पैसा निकालो तो वापस फ़ोन देता हूँ, राइट। यानी कि आपका फ़ोन भी गया और आपने वो जो फ़ोन खरीदने के लिए पैसे दिए थे अभी वो भी गए, क्योंकि नया फ़ोन खरीदना है तो दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। तो जो पैसे गए वो P&L में रिकॉर्ड होगा, जो आपका फ़ोन गया यानी कि आपका गुड्स गया तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे लिखा है टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, ये गलत है। यहाँ पे गुड्स वर्ड कभी भी इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कौन सा लॉस रिकॉर्ड करना है, फिनेंशियल। और फ्री सैम्पल इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट।
तो फ्री सैंपल हमेशा एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, ऐड होगा। कभी भी हम लोग टू फ्री सैंपल करके रिकॉर्ड करेंगे नहीं। तो ये अच्छे से नोट कीजिएगा, ये प्रिंटिंग एरर है। देन कमीशन अलाउड या गिवन है, हमने डिस्काउंट दिया है और अलाउंसेस दिए हैं। एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड या फिर फ्रेट आउटवर्ड। जैसे कैरेज इनवर्ड था, फ्रेट इनवर्ड था, वैसे ही कैरेज आउटवर्ड है और फ्रेट आउटवर्ड है। देन सेल्स चार्जेस, मैंने बोला था कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी होता है। बैड डेट्स हमारा लॉस है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा ड्यूटी आएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा, क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड है। हम सेल्स कर रहे हैं तभी हमें ये ड्यूटी हुआ है। ओके। देन अदर टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री, ऑफिस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये चारों में से कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। या तो उसे जनरल बोला जाएगा, सन्ड्री बोला जाएगा, ऑफिस बोला जाएगा या फिर मिसलेनियस। देन ट्रेड एक्सपेंसेस, ओके, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर्स फीस। सॉलिसिटर यानी कि एडवोकेट, वकील, उसका जो फीस होता है वो सॉलिसिटर्स फीस है। देन वेयरहाउस रेंट, ब्रोकरेज, ये सब भी प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंडिचर्स है। देन सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, अभी वो तो हम लोगों ने क्या किया था, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस किया था, यानी कि गुड्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए हम लोगों ने एक बड़े से बॉक्स में डाल दिया सबको, राइट, नॉर्मल पैकिंग करके। अब हम जो पैकिंग कर रहे हैं वो हम लोग सेकेंडरी पैकिंग करेंगे, उसे अच्छे से पैकिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमें उसको आगे क्या करना है, सेल करना है, राइट। तो इसके लिए प्रॉपर इस पर पैकिंग चार्जेस होगा, तो उसे क्या बोला, वो जो सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने लास्ट ईयर एफ में डेप्रिसिएशन चैप्टर सीखा था, तो उसमें हमने सीखा था कि जब भी लॉस होता है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सो वो कहाँ पे एट द एंड ट्रांसफ़र होता है, 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अभी क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी इनकम्स आएगी वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे और एक मिस्टेक है बच्चों, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान दिला दूँ कि यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया है, लेकिन ग्रॉस लॉस यहाँ पे ब्रॉट डाउन डेबिट में नहीं लिखा है, तो वो एक छोटा सा प्रिंटिंग एरर है, वो आप मेंशन कर दीजिएगा। वैसे भी हम लोग जब सम करेंगे तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसका पहला लाइन हमेशा ही ब्लैंक रखेंगे, बिकॉज हमें नहीं पता कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस मिला है तो वो P&L के डेबिट में ट्रांसफ़र होगा, और जो ग्रॉस प्रॉफिट मिला है वो आपके P&L के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये दोनों तरफ आपको एक लाइन छोड़ देनी है हमेशा एट द टाइम ऑफ डूइंग क्वेश्चन। अब उसके बाद इनकम्स क्या क्या है, जो अदर सोर्स ऑफ इनकम्स है, हमें कमीशन मिला, राइट, हमको डिस्काउंट मिला सप्लायर से, इंटरेस्ट मिला, हमने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, डिविडेंड मिला क्योंकि हमने शेयर्स खरीदे होंगे, हमें शेयर्स पे जो प्रॉफिट मिलता है उसे क्या बोला जाएगा, डिविडेंड। रेंट, हमारे पास एक्स्ट्रा कोई स्पेस थी वो हमने भाड़े पे चढ़ा दी तो उसका रेंट मिला। अदर सन्ड्री या मिसलेनियस रिसिट्स, छोटी मोटी कोई हमें और इनकम्स हुई है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो अगर लॉस होता है तो हमने डेबिट में डाला और प्रॉफिट होता है तो हमने क्रेडिट में डाला, ये याद रखना है। और बच्चों और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ये डेबिट में भी आता है और क्रेडिट में भी आता है। जब ट्रायल बैलेंस में सिर्फ डिस्काउंट वर्ड दिया रहता है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, तो हम गलती से उल्टी साइड डाल देते हैं। तो आपको हमेशा अमाउंट कॉलम पे ध्यान देना है या कौन सी साइड दिया है। ठीक है, डेबिट वाली चीज़ डेबिट में ही जाएगी, क्रेडिट वाली चीज़ क्रेडिट में ही जाएगी। इसलिए मैंने ट्रायल बैलेंस वाले वीडियो में वो 3 पॉइंट्स पे ज़्यादा एम्फोसिस किया था ताकि हमारी पोस्टिंग मिस्टेक्स ना हो। अभी यहाँ पे भी सेम, अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इफ़ द क्रेडिट साइड टोटल इज़ मोर तो हमें क्या होगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, लास्ट ईयर हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट सीधा सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे, कैपिटल में ऐड कर देते थे। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा कैपिटल या तो करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, यहाँ पे हमें 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स जो भी नाम है वो लिख के उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे दिखाना है। ओके, वैसे ही डेबिट बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो आपको क्या मिलेगा, नेट लॉस मिलेगा। सेम वे नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, और दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स के यहाँ पे नाम अलग अलग हम लिखेंगे, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन या दोनों का PSR के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे।
और आउटर कॉलम में डालेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स रहेंगे मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में भी उसे पुट अप करूँगी। मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं नाम डिक्लेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले वो जो मैंने लास्ट 5 क्वेश्चंस दिए थे उसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। When there is no partnership agreement between partners, the division of profits takes place in equal ratio. Okay? Then, second question is, in the absence of an agreement, interest on loan advanced by the partner to the firm is allowed at the rate of 6%. Then, liability of the partner in partnership business is unlimited. यहाँ पे जॉइंट एंड सेवरल नहीं आएगा, क्योंकि दो बच्चों ने यहाँ पे जॉइंट एंड सेवरल आंसर लिखा था, वो गलत हो जाएगा। आप एक ही फिलिंग द ब्लैंक्स के मुझे 2 आंसर्स नहीं दे सकते हो। आंसर आएगा अनलिमिटेड। जॉइंट एंड सेवरल कब आता? जब ऐसे होता कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेसेस डैश एंड डैश, क्योंकि जॉइंट अलग वर्ड है और सेवरल इज अनदर वर्ड। ओके, तो 2 अगर फिल इन द ब्लैंक्स होते तो जॉइंट एंड सेवरल आता, अगर एक ही फिल इन द ब्लैंक्स है तो आंसर आएगा अनलिमिटेड। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सिंस 1932। Maximum number of partners in a firm are 50 according to the Companies Act 2013. Congratulations. फर्स्ट जो आंसर दिया था वो पूनम गुप्ता ने दिया था, सेकंड खुशबू प्रजापति ने दिया था, और थर्ड पे टाई हो गई। 4 लोगों ने एक ही साथ एक ही टाइमिंग पे आंसर्स दिए हैं। फर्स्ट है मानसी सोलंकी, आदित्य नायर, निधि तिवारी और साक्षी दिवाकर। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आप फुल वीडियो देखोगे, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चों ने व्यू तो किया वीडियो, लेकिन आंसर नहीं दिए। शायद उन्होंने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। तो आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको इसके आंसर समझ में नहीं आएंगे। प्लीज़ अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, ये आप ही के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। चलिए, आज के लेक्चर के 5 क्वेश्चंस हैं। आंसर इन 1 वर्ड, टर्म और अ फ्रेज। नोट करते जाइए। एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका आंसर आपको 1 वर्ड में देना है। ओके, 1 वर्ड, टर्म और अ फ्रेज। प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार। पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म। पर्सन हु फॉर्म्स द पार्टनरशिप फर्म। proportion in which partners share the profits. Okay, आई होप इसके भी आंसर्स मुझे जल्दी से जल्दी मिलेंगे और ज़्यादा नंबर्स में मिलेंगे। तो फुल वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।